हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है राहुल गांधी को लेके। अभी आपको पता होगा रिसेंटली जो है वो राहुल गांधी को कन्विक्शन हुई है 2 साल की। ठीक है, 2 साल की उनको जो सज़ा हुई है वो हुई है डिफॉमेशन केस में। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक रैली के दौरान 2019 में जब इलेक्शन का टाइम था उन्होंने एक डिफॉमेशन किया था। मतलब डिफॉमेशन का मतलब होता है किसी को बदनाम करने की कोशिश करना। ठीक है, उन्होंने अपने भाषण में जो मोदी कम्युनिटी है ना गुजरात की, उसके लिए कुछ बोला था, उसके कारण जो उनका केस था वो चल रहा था और अभी रिसेंटली उनको क्या है 2 साल की सज़ा हुई है। ठीक है, इस कारण। और इस कारण क्या हुआ है, उनको जो है वो लोकसभा का जो उनकी सदस्य थी ना उससे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा मामला है। अब इसके अंदर में क्या क्या क्लासेस आती हैं, कौन कौन सी क्लास है डिस्क्वालिफिकेशन को लेके, ठीक है, कौन कौन सा आर्टिकल है, तो ये पूरा मामला जो है ना अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बन गया है। ठीक है, तो हम लोग पूरा मामला समझेंगे कि हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है, कि किसके पास पावर है डिस्क्वालीफाई करने की, क्या प्रोसीजर है। इस आर्टिकल के अंदर आपको मैं एक एक लाइन पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो आपको एग्जाम में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये जो मुद्दा है ना ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो न्यूज़ में है। ठीक है, तो आपको पूरा आर्टिकल फॉलो करना है। जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आएगी पॉलिटी की, जो टफ वर्ड आएंगे वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। एक नोटबुक लेके बैठना, उसमें आप लोग डिफ़िकल्ट जो वर्ड मीनिंग होंगे उनको नोट करते जाना। ठीक है, तो आपको ऐसा पूरे यूट्यूब पे ऐसा आर्टिकल कोई भी नहीं पढ़ाता है। ठीक है, सब आपको समरी बता देंगे कि आपको क्या समरी है आर्टिकल की। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक एक लाइन को जो है वो हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके पीडीएफ को खुद रीड करना एक बार। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको खुद रीड करना भी आएगा न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, और आपका जो नॉलेज है वो अच्छा बढ़ेगा। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हमारा जो आज का आर्टिकल है हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नोटबुक एक लेके पक्का बैठना और उसमें डिफ़िकल्ट जो वर्ड मीनिंग होंगे उनको आप लोग नोट करते जाना। ठीक है, तो क्या है दी कन्विक्शन ऑन, पहले मैं आपको कन्विक्शन का मीनिंग बता देता हूँ। कन्विक्शन क्या होता है, जो कोर्ट का फैसला आता है, जो कोर्ट सज़ा सुनाता है उसको बोलते हैं कन्विक्शन। ठीक है, दी कन्विक्शन ऑन थर्सडे मार्च 2023 ऑफ कांग्रेस लीडर एंड नाउ फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम वायनाड राहुल गांधी बाय ए चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट इन गुजरात एंड द इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन द नेक्स्ट डे बाय द लोक सभा सेक्रेटरी ऑफ मिस्टर गांधी डिस्क्वालिफिकेशन रेज सम इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल इशूज़। तो क्या हुआ, अभी मार्च 23 को जो है राहुल गांधी को जो एक गुजरात का जो एक कोर्ट था, मैजिस्ट्रेट कोर्ट था, उसने राहुल गांधी को जो है वो क्या किया, सज़ा सुनाई उसको। ठीक है, कन्विक्शन सुनाई उसको, सज़ा सुनाई 2 साल की। और उसके बाद में क्या हुआ, नेक्स्ट डे में जो हमारे पार्लियामेंट का जो सेक्रेटरी है उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट डे में क्या किया, उनको एक नोटिफिकेशन भेजा कि आपकी जो सदस्यता है लोकसभा की वो डिस्क्वालीफाई कर दी गई है। ठीक है, मतलब राहुल गांधी को जो है वो लोकसभा का जो मेंबर थे उससे उनको उनकी सीट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जो इश्यूज़ थे वो रेस हुए। ठीक है, लोगों ने इस पर काफ़ी ज़्यादा बात की। ठीक है, और इससे क्या हुआ, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इश्यूज थे जो जनरेट हुए। ठीक है, उसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। द लीगल कम्युनिटी इज मिस्टिफाइड। मिस्टिफाइड का मीनिंग आप लोग लिख लीजिए। मिस्टिफाइड का मतलब होता है कंफ्यूज होना। ठीक है, तो जो लीगल कम्युनिटी है, मतलब जो लॉ से जो डील करती है, वो कंफ्यूज हो गई है बाय द हार्शनेस ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सजा। मतलब जो हार्श तरीके से, रूड तरीके से जो सजा दी गई है राहुल गांधी को, उससे जो लीगल कम्युनिटी है ना वो एकदम कंफ्यूज हो गई है, विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड इन ए डिफॉमेशन केस। अब जो मेरा आर्टिकल डेली देखता होगा ना उसको पता होगा अनप्रेसिडेंटेड का मीनिंग क्या होता है। हर तीसरे दिन ये वर्ड यूज़ होता है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो ऐसा, मतलब ऐसी चीज़ होना जो पहले कभी नहीं हुई है, विच हैज़ बीन नेवर हैपन बिफोर। ठीक है, तो क्या हुआ, तो जो भी लीगल कम्युनिटी थी वो एकदम हैरान हो गई कि किस हार्श तरीके से जो है वो कोर्ट ने उनको सज़ा दी है, विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड इन ए डिफॉमेशन केस। मतलब ऐसा कभी भी जो है वो डिफॉमेशन केस में पहले नहीं हुआ है। डिफॉमेशन मतलब क्या होता है, किसी को डिफेम करना, बदनाम करना। ठीक है, मतलब डिफॉमेशन केस क्या था, राहुल गांधी के ऊपर था। उन्होंने मोदी कम्युनिटी जो थी उसके बारे में जो थे कुछ मतलब चीज़ें बोली थी, जो डिफॉमेशन केस उन पर डाला हुआ था इस कारण। तो ऐसा डिफॉमेशन में ऐसी सज़ा जो है वो पहले कभी नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद द इशू विल एनी वे विल be dealt with the
एपीलेट कोर्ट। अब ये एपीलेट कोर्ट क्या होता है? एपीलेट कोर्ट होता है जहाँ पे आप लोग अपील कर सकते हो। अब लोअर कोर्ट में उनको सजा हुई है तो वो हायर कोर्ट में जो है वो अपील कर सकते हैं। तो इस इशू को जो है वो क्या हो सकता है, जो मतलब अपर कोर्ट होगा वहाँ पे इसके रिलेटेड जो है वो सुनवाई होगी। बट द इशूज़ रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन नीड टू बी एग्जामिन्ड केयरफुली। लेकिन जो ये इशू है ना डिस्क्वालिफिकेशन का, कि किसी मेंबर को जो है वो सजा हो गई, उसके बाद उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, इसको हमें जो है वो केयरफुली तरीके से जो है वो देखना पड़ेगा। सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 स्पेसिफाइज द वेरियस ऑफेंसेस कन्विक्शन फॉर विच एंटेल द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन। तो जो सेक्शन जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है ना 1958 का, उसकी जो सेक्शन 8 है ना वो क्या करती है, वो स्पेसिफाई करती है, मतलब बताती है कि वेरियस ऑफेंसेस मतलब क्या हो गया, अपराध, कन्विक्शन होगी, सजा, फॉर विच एंटेल का मीनिंग क्या होता है ये भी आप लोग लिख लीजिए, इन्वॉल्व होना, विच इन्वॉल्व द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेचर। तो जो सेक्शन 8 है वहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या आपको क्या ऑफेंसेस पे आपको क्या कन्विक्शन मतलब होगी। तो ये सब और उसके रिलेटेड जो है वो आपको किस तरह की जो है वो डिस्क्वालीफाई मतलब किया जाएगा, किस तरीके से आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा अगर आप ऑफेंस करोगे, अगर आपको कन्विक्शन होगी। तो ये सारा कुछ जो है वो सेक्शन 8 है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 वहाँ पे जो है लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्लास 3 ऑफ दिस सेक्शन सेज दैट ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अदर दैन दोज मेंशन इन द अदर टू क्लासेस एंड सेंटेंस टू नॉट लेस दैन 2 years शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। तो इसकी जो क्लास 3 है ना उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो भी पर्सन है अगर उसको जो है मतलब 2 साल से अगर उसको कम की सज़ा नहीं होगी, मतलब उसको अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हुई तो उसको क्या होगा, उसकी जो मतलब उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। मतलब उसको क्या है, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। जिस डेट से उसकी कन्विक्शन हुई है, मतलब जिस डेट से उसको सज़ा मिली हुई है उस डेट से उसको क्या किया जाएगा, मेंबर ऑफ जो भी पार्लियामेंट वो होगा वहाँ से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, शैल बी डिस्क्वालीफाइड का मतलब होता है कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाउ एवर द क्लास 4 हैज़ एक्सेप्टेड सिटिंग members from the instant disqualification for 3 months to enable them to appeal against the conviction। वो लेकिन जो क्लास 4 है ना इस एक्ट की, वो क्या बताती है, एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है छूट देना, किसी चीज़ में रियायत देना। एग्जेम्प्टेड सिटिंग मेंबर्स फ्रॉम द इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब उसकी तुरंत जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। ठीक है, ये जो है ये जो राहत है वो क्लास 4 में लिखी हुई है, मतलब आपको छूट मिलेगी। 3 महीने का आपको टाइम मिलेगा, आप लोग जो है वो अपील कर सकते हो अपनी कन्विक्शन के खिलाफ। 3 महीने तक जो है वो आपकी सदस्यता जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो आपकी सदस्यता है वो रद्द नहीं होगी। ये लिखा हुआ है क्लास 4 में, मतलब क्लास 4 जो है इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की वो आपको छूट देती है कि आपके पास 3 महीने का टाइम है, मतलब तुरंत जो है आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिस क्लास वॉज स्ट्रक डाउन एज ultra vires the constitution by a 2-judge bench of the Supreme Court on the ground that Parliament has no power to enact such an exemption for sitting members of the legislature। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। ये जो क्लास है ना कि मतलब आपको 3 महीने का जो टाइम मिलता था, आप लोग अपील कर सकते थे अपनी कन्विक्शन के लिए, तब तक जो है वो आपकी सदस्यता जो है वो डिस्क्वालीफाई आपको नहीं किया जाता था। ये जो क्लास है इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। स्ट्रक डाउन का क्या मतलब होता है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना, मतलब इसको खत्म कर दिया गया। एज अल्ट्रा वायर्स का आप लोग मीनिंग लिखिए। अल्ट्रा वायर्स का मीनिंग होता है मतलब किसी के अथॉरिटी के अंडर में नहीं आना। ठीक है, तो इसको क्या किया गया, अल्ट्रा वायर बोला गया, मतलब अल्ट्रा वायर दी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ माना गया इसको। ठीक है, और क्या बोला गया, by the 2-judge bench of the Supreme Court on the ground that Parliament has no power to enact such an exemption for sitting members of the legislature। और सीधा सीधा बोला गया कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसके पास पावर नहीं है, ठीक है, कि आप लोग जो है वो छूट दे सको किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। तो ये जो प्रोसीजर था जो आपको 3 महीने का टाइम मिलता था, इसको रद्द कर दिया गया। कौन से केस में, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप लोग याद रखना, बार बार आर्टिकल्स में ये यूज़ होता है। तो अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है किसी के अधिकार में नहीं होना, मतलब जो चीज़ आपके अधिकार में नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स। तो सीधे सीधे बोलते हैं कि पार्लियामेंट के पास कोई ऐसी पावर नहीं है। ठीक है, तो अगर मतलब आपने ऐसा किया तो आप अपनी बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन जा रहे हो। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हो। उसके बाद The effect of this judgment is that there is an instant disqualification ऑफ सिटिंग लेजिस्लेटर एज सून एज इज़ कन्विक्टेड। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ जजमेंट का, इसका इफेक्ट ये हुआ कि जो इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन मतलब
उसके बाद क्या होने लगा, पहले तो 3 महीने का टाइम मिलता था, उसके बाद क्या होने लगा, इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन होने लगी। मतलब जैसे ही आपको कन्विक्शन हुई तुरंत आपको जो है वो, जैसे ही आपको सजा हुई तुरंत आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है, अगर आप सिटिंग मेंबर हो लेजिस्लेचर के। एज सून एज कन्विक्टेड, मतलब जैसे ही आप कन्विक्शन होगी उसी टाइम आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। हाउ एवर द कोर्ट मेड इट क्लियर दैट इन द इवेंट ऑफ अपीलेट कोर्ट स्टेइंग द कन्विक्शन एंड सेंटेंस द डिस्क्वालिफिकेशन विल बी लिफ्टेड एंड द मेंबरशिप विल बी रिस्टोर्ड टू हिम। लेकिन कोर्ट ने ये बात क्लियर कर दी कि अगर जो है वो जिस कोर्ट में आपने अपील की हुई है, अगर जो है वो कोर्ट अगर आपकी जो सज़ा हुई है आपको उस पर रोक लगा देता है, उस पर स्टे लगा देता है, तो जो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी ना उसको क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ठीक है, मतलब आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा और आपकी जो मेंबरशिप होगी वो दोबारा रिस्टोर कर दी जाएगी। अगर जिस पे आपने, जिस कोर्ट में आपने अपील की है उसने जो आपकी सेंटेंस है उस पर अगर उसने रोक लगा दी, ठीक है। उसके बाद द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट, अब इसका प्रेसिडेंट में, इसके प्रेसिडेंट का इसमें क्या रोल है डिस्क्वालीफाई करने में, वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। Section 8(3) of the Representation of People Act, which provides for the disqualification on conviction, has been subjected to judicial interpretation in a number of cases। तो जो Representation of People Act है ना, जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, ठीक है, उसको क्या किया है, वो काफ़ी बार जो है वो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के लिए गया हुआ है। मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है जो उसको चैलेंज किया गया है, मतलब उसके बारे में बात की गई है। उसके बाद ए सरफेस व्यू ऑफ दिस प्रोविजन इज दैट द मूवमेंट conviction and sentence are announced by the trial court, the number of legislature will stand disqualified। तो अगर आप लोग इसको ऊपर से देखोगे इस आर्टिकल को, मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, तो ये क्या बोलता है कि जैसे ही कोर्ट आपको, जो ट्रायल कोर्ट है, मतलब जहाँ पे आप लोग फर्स्ट टाइम जो आपका केस होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, स्टेट कोर्ट हो गया, जैसे ही उसने आपको कन्विक्शन सुनाई, सजा सुनाई, उसी टाइम पे आप जो है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ऊपर से देखोगे, मतलब इसका सर्वेस व्यू देखोगे, उसके बाद अपॉन सच डिस्क्वालिफिकेशन हिज सीट इन द लेजिस्लेचर शैल फॉल वैकेंट अंडर आर्टिकल 113। और जैसे ही वो डिस्क्वालीफाई होगा उसकी जो सीट होगी पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में, वो क्या होगा, खाली हो जाएगी। बट ए क्लोजर रीडिंग विल रिवील दैट वर्ड्स शैल बी डिस्क्वालीफाइड यूज देयर कैन नॉट मीन इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन। लेकिन अगर आप इसको क्लोज रीड करोगे इस आर्टिकल के, तो आपको पता होगा कि वर्ड जो यूज़ किया गया है वो किया गया है शैल बी डिस्क्वालीफाइड, मतलब उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यूज देयर, ठीक है, कैन नॉट मीन इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है शैल बी डिस्क्वालीफाइड, मतलब उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। इफ वर्ड्स लाइक शैल स्टैंड डिस्क्वालीफाइड वर यूज्ड, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इफ वर्ड्स लाइक शैल स्टैंड डिस्क्वालीफाइड वर यूज्ड in this class, they would have certainly meant instant disqualification without the intervention of any other authority। देखो, अगर यहाँ पे मतलब कोर्ट ने, मतलब इस आर्टिकल में अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ये वर्ड यूज़ हुआ होता शैल स्टैंड डिस्क्वालीफाइड, मतलब तो इसका मतलब होता कि जो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन है वो इंस्टेंट होगी, मतलब जैसे ही आपको कन्विक्शन होगी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, वो उसमें जो है वो कोई भी जो अथॉरिटी है वो इंटरवेंशन होता है, मतलब हस्तक्षेप जो है वो नहीं करती। लेकिन ऐसा नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है शैल बी डिस्क्वालीफाइड, ठीक है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है शैल स्टैंड डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। उसके बाद द पैसिव वॉइस यूज इन दिस क्लास इंप्लाइज दैट द पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड बाय सम अथॉरिटी। तो ये जो पैसिव वॉइस यूज हुआ है ना यहाँ पे कि शैल बी डिस्क्वालीफाइड, ये बताता है कि कोई ना कोई जो है वो अथॉरिटी लगेगी, कोई ना कोई जो है वो पर्सन चाहिए डिस्क्वालीफाई करने के लिए, ठीक है। हु कैन दैट अथॉरिटी बी, वो अथॉरिटी कौन है जो डिस्क्वालीफाई करेगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। इट कैन नॉट बी द सेक्रेटरी जनरल ऑफ हाउस ऑफ ए पार्लियामेंट और सेक्रेटरी ऑफ ए स्टेट जनरल लेजिस्लेचर बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कन्फर सच पावर ऑन दैम। तो ये जो पावर है ना वो सेक्रेटरी जनरल जो है वो पार्लियामेंट का, उसको नहीं दी गई है, ना कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है उसको दी गई है। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कन्फर सच पावर ऑन दैम, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये पावर प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। लेकिन राहुल गांधी के केस में क्या हुआ, जो सेक्रेटरी जनरल था उसने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसी पावर नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 103 शोज दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज दैट अथॉरिटी हु डिसाइड्स दैट ए सिटिंग मेंबर हैज़ बिकम सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन इन ऑल केसेस विच कम अंडर आर्टिकल 102। तो जो आर्टिकल 103 है ना, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद रखना। वो क्या बताता है कि कोई भी जो, मतलब कोई भी जो मैटर होगा डिस्क्वालिफिकेशन का सिटिंग मेंबर को लेके पार्लियामेंट के, किसी भी केस में वो क्या होगा, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। और वो किस आर्टिकल के अंडर आता है, 102(1) क्लास 1 के अंदर, ठीक है। सब्जेक्ट्स
Class E of this article relates to all cases of disqualification under Representation Act 1951, which include disqualification on conviction and sentence under Article Section 8(3) of the Act. तो जितने भी जो क्लासेस हैं वो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर आती है 1945, जहाँ पे जो डिस्क्वालिफिकेशन है कन्विक्शन के बेसिस पे या फिर सज़ा के बेसिस पे, वो सारी जो है वो किस आर्टिकल के अंदर आती है, आर्टिकल अंडर सेक्शन 8(3) ऑफ द एक्ट के अंदर आती है। तो ये जो सारी पावर है वो किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। तो जो सेक्रेटरी जनरल है उसने उनको डिस्क्वालीफाई कैसे कर दिया। देयर आर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन इन द स्कोप ऑफ आर्टिकल 103, लेकिन आर्टिकल जो 103 है ना, जो बताता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है डिस्क्वालीफाई करने की, उसके लिए जो है वो डिफरेंट ओपिनियन है सब लोगों का, ठीक है। उसके बाद है विच से, उसके बाद ये क्या बोलता है, और ये जो आर्टिकल है वो क्या बोलता है, विच सेज दैट इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर एनी सिटिंग मेंबर हैज बिकम सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड इन अंडर आर्टिकल 102, द क्वेश्चन शैल बी रेफर टू द प्रेसिडेंट हु डिसीजन शैल बी फाइनल। तो ये जो आर्टिकल है वो क्या बोलता है कि अगर कोई भी जो क्वेश्चन है जो डिस्क्वालिफिकेशन का आएगा तो उसका जो फैसला है वो प्रेसिडेंट करेगा, और वो जो फैसला होगा वो फाइनल होगा। कौन सा आर्टिकल बोलता है, ये 103। लेकिन फिर भी जो है इस आर्टिकल को लेके हर आदमी का जो है वो डिफरेंट ओपिनियन है, ठीक है। देयर इज ए व्यू, तो एक व्यू ये भी है दैट दिस आर्टिकल कैन बी इन्वोक्ड ओनली व्हेन ए डिस्प्यूट अराइजेस ऑन द फैक्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एंड नॉट अदरवाइज। तो एक व्यू ये भी है इस आर्टिकल का कि ये जो आर्टिकल है वो इन्वोक होगा, इन्वोक्ड का मतलब होता है लागू होगा सिर्फ उस केसेस में व्हेन ए डिस्प्यूट अराइजेस ऑन द फैक्ट ऑफ डिस्क्वालीफाई, जब यो झगड़ा होगा, जब डिस्प्यूट होगा वो डिस्क्वालिफिकेशन पे होगा, ऐसे जो है वो ये आर्टिकल जो है वो लागू नहीं होगा। ये है कुछ लोगों का जो है वो मानना है। बट दिस आर्टिकल्स कवर डिस्क्वालिफिकेशन अराइजिंग ऑन कन्विक्शन फॉर डिफरेंट ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1955। लेकिन ये जो आर्टिकल है ना वो डिस्क्वालिफिकेशन को कवर करता है जो कन्विक्शन के बेसिस पे होगी, ठीक है, और जो मेंशन की गई है जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951, ठीक है। इन ए केस ऑफ कन्विक्शन अंडर दिस सेक्शन वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ डिस्प्यूट, तो ये जो सेक्शन दी गई है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, यहाँ पे जो है वो कन्विक्शन के मामले भी इंक्लूड किए गए हैं। तो यहाँ पे जो है वो डिस्प्यूट का क्वेश्चन कहाँ है, नहीं है ना। लेकिन ये कुछ लोगों का ये मानना है कि जो डिस्प्यूट्स होंगे, झगड़े होंगे डिस्क्वालिफिकेशन को लेके, सिर्फ उसी में प्रेसिडेंट फैसला ले सकता है। लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें जो है वो साफ साफ जो मेंशन किया गया है कि जो कन्विक्शन के मामले होंगे, जो सज़ा के मामले होंगे, वहाँ पे भी जो है वो प्रेसिडेंट का फैसला आखिरी होगा। तो यहाँ पे तो डिस्प्यूट का क्वेश्चन नहीं आया। उसके बाद दिस वुड मीन दैट रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए सिटी मेंबर हु हैज़ बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस कवर्ड बाय दिस सेक्शन 8 इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट है ना वो जो डील करता है क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन पे, ठीक है, फॉर ए सिटिंग मेंबर, ठीक है, जो कि कन्विक्ट हुआ है, मतलब जिसको सजा हुई है, ठीक है, जो किस सेक्शन में आता है, सेक्शन 8 में, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, मतलब प्रेसिडेंट को है, उसी को जो है वो इस चीज़ का फैसला लेना चाहिए, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जरूरी है। दिस सुप्रीम कोर्ट इन कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2009 अपहोल्ड दिस पोजीशन। और ये जो केस हुआ था 2019 में कंज्यूमर एजुकेशन और रिसर्च सोसाइटी को लेके, इसने भी क्या किया था, अपहोल्ड का मतलब क्या होता है, सही ठहराना। ये जो पोजीशन है ना कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, इसको सही ठहराया था, ठीक है। उसके बाद दिस जजमेंट सेज दैट द प्रेसिडेंट परफॉर्म्स एडजुडिकेटरी एंड डेलीगेटरी फंक्शन, सॉरी डिक्लेरेटरी फंक्शन, ठीक है। तो ये जो जजमेंट थी इसने सीधे सीधे बोला था कि जो प्रेसिडेंट है, एडजुकेटरी का मतलब क्या होता है, एडजुडिकेटरी का मतलब होता है फैसला लेना, निर्णय लेना, और डिक्लेरेटरी का मतलब होता है डिक्लेयर करना, मतलब फाइनल फैसला लेना। तो ये जो केस हुआ था इसमें सीधे सीधे बोला गया था, जजमेंट दी गई थी कि जो प्रेसिडेंट है वही डिक्लेयर करेगा, वही फैसला लेगा, ठीक है। उसके बाद in cases where adjudication is not required, the president can simply declare the sitting member has become subject to disqualification। और यहाँ पे जो है वो adjudication की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब फैसला लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होगा वो सीधे सीधे मतलब डिस्क्वालीफाई कर देगा मेंबर को, ठीक है। उसके बाद बट द इंटरवेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज एसेंशियल अंडर आर्टिकल 103 इवन इन केसेस वेयर ए सिटिंग मेंबर हैज़ बीन कन्विक्टेड एंड द डिस्क्वालिफिकेशन इज सपोज टू टेक अफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। लेकिन जो प्रेसिडेंट की इंटरवेंशन है, मतलब उसका हस्तक्षेप है, वो जरूरी है अंडर आर्टिकल 103, मतलब जो फैसला होगा कन्विक्शन को लेके वो वही लेगा डिस्क्वालिफिकेशन को लेके, चाहे उन केसेस में भी वेयर ए सिटिंग मेंबर हैज़ बीन कन्विक्टेड, जहाँ पे जो है वो सिटिंग मेंबर होगा जो पार्लियामेंट का, वो कन्विक्टेड होगा, उसको सजा होगी, और उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन होगी वो कहाँ से होगी, डेट ऑफ कन्विक्शन से, मतलब जिस दिन उसको सजा हुई वहाँ से उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो स्टार्ट होगी। इसका फैसला भी जो है वो प्रेसिडेंट ही लेगा।
सेक्शन 8(3) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट डज नॉट से दैट इन केस ऑफ सिटिंग मेंबर डिस्क्वालिफिकेशन टेक्स इफेक्ट फ्रॉम द मोमेंट कन्विक्शन इज अनाउंस। तो जो सेक्शन 8 है ना, वो ये नहीं बोलती है कि जैसे ही सिटिंग मेंबर को सजा होगी उसी टाइम पे जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। दी वर्ड शैल बी डिस्क्वालीफाइड कन्वे दिस सेंस। तो जो ये बोर्ड है ना, शैल बी डिस्क्वालीफाइड, इसका मतलब है कि वो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा जैसे ही उसको सजा होगी, ठीक है। उसके बाद द जजमेंट इन लिली थॉमस हैज़ सर्टन फ्लॉज। तो जो जजमेंट दी गई थी ना, लिली वाला केस था जो मैंने पीछे जिसमें बात की, जिसमें बोला गया कि 3 महीने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, तुरंत आपको जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसमें क्या है, कुछ फ्लॉज हैं, मतलब कुछ कमियां हैं। It says that Parliament cannot enact a temporary exemption in favor of sitting members of the legislature। तो ये क्या बोलता है, ये जो केस है ये बोलता है कि जो पार्लियामेंट है वो टेम्पररी मतलब जो छूट है वो नहीं दे सकती है, ठीक है, इन फेवर ऑफ सिटिंग मेंबर फॉर लेजिस्लेचर। जो उसके फेवर में जो सिटिंग मेंबर है लेजिस्लेचर का, उसमें जो हमारी पार्लियामेंट है वो छूट नहीं दे सकती है, ठीक है। बट आर्टिकल 103 itself provides an exemption in the case of sitting member by stating that the disqualification of sitting member shall be डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन जो आर्टिकल 103 है वो खुद ही एक्सेम्पशन प्रोवाइड कर रहा है, छूट प्रोवाइड कर रहा है, बोल रहा है कि जो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी वो कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। दस द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ मेक्स ए डिस्टिंक्शन बिटवीन कैंडिडेट एंड सिटिंग मेंबर। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो खुद ही जो सिटिंग मेंबर होता है और जो कैंडिडेट होता है उसमें जो है वो फ़र्क दिखाता है, ठीक है। उसके बाद This was ignored by the judgment and the court struck down the 3 months window given to the sitting member to enable them to appeal against their conviction। लेकिन जो कोर्ट था उसने उसको इग्नोर किया लिली केस में और सीधे सीधे बोल दिया कि 3 महीने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको सीधे सीधे जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा जैसे ही आपको जो है वो सजा होगी, ठीक है। फर्दर सच ए टेम्पररी एग्जेम्पशन इन फेवर ऑफ सिटिंग मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर इज़ ए रीजनेबल रिक्वायरमेंट, ठीक है। लेकिन जो क्या है, जो मतलब क्या है, जो टेम्पररी एग्जाम्पशन है, लेकिन जो छूट है, मतलब जो 3 महीने की छूट जो है वो पहले दी जाती थी 2013 से पहले, ये एक क्या है, एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद दे आर नॉट प्लेस्ड इन द सेम सिचुएशन एज ए कैंडिडेट, ठीक है। उनको आप एक कैंडिडेट की तरह बिहेव नहीं कर सकते क्योंकि वो सिटिंग मेंबर है, उनमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। वो कोई कैंडिडेट नहीं है जो इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद ए सडन डिस्क्वालिफिकेशन विल कॉज ए लॉट ऑफ डिसलोकेशन अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूएंसी विल लूज इट्स रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर आप उसको सडनली डिस्क्वालीफाई कर दोगे तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा जो है वो डिसलोकेशन होगी। डिसलोकेशन का मतलब होता है डिसऑर्डर आ जाएगा क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो है वो मेंबर है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो, और जो वो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कौन करेगा अगर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सेक्शन 8(4) वाज इनेक्टेड टू डील विद द प्रिसाइजली सच ए सिचुएशन। और जो सेक्शन 8(4) है ना, वो इसीलिए इनेक्ट की जाती है ताकि जो है वो इस चीज़ से डील की जाए, ऐसी सिचुएशन से जो है वो डील की जाए, इसीलिए वो सेक्शन 4 जो है वो इंक्लूड की गई थी, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, जिसके अकॉर्डिंग आपको 3 महीने का टाइम मिल जाता था, ठीक है। उसके बाद In the absence of provision as clause 4 of section 8, the Lok Sabha secretary issued a notification on 24 March 2023 declaring that Mr. Gandhi stands disqualified, ठीक है। तो क्या किया, सेक्शन जो क्लास 4 थी वो मिसिंग थी, उसके कारण जो हमारा लोकसभा जो सेक्रेटरी था उसने जो है वो इशू किया नोटिफिकेशन मार्च 24 को और राहुल गांधी को जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया, ठीक है। दिस नोटिफिकेशन हैज़ प्रिज्यूमेबली हैव बीन इशूड ऑन द बेसिस ऑफ द जजमेंट इन द लिली थॉमस केस। ये जो नोटिफिकेशन था ये किसके बेसिस पे आया, जो जजमेंट दी गई थी लिली थॉमस केस में कि आपको जो है वो जैसे ही कन्विक्शन होगी उसी टाइम पे जो है वो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बट सेक्शन 8(3) uses the words shall be disqualified and does not specify which authority shall disqualify Mr. गांधी। लेकिन जो सेक्शन 8 है वो बोलती है कि पर्सन को जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि कौन सी अथॉरिटी जो है वो आपको डिस्क्वालीफाई करेगी, ठीक है। तो उसके बाद देयरफॉर द लोकसभा सेक्रेटरी कैनॉट परहैप्स डिक्लेयर हिम डिस्क्वालीफाइड विदाउट रेफरिंग द केस टू द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 103 फॉर ए डिक्लेरेशन विच इज़ नॉर्मल प्रोसीजर फॉलोड देयर। तो जो लोकसभा सेक्रेटरी है ना वो राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता था और उसको जो मामला था डिस्क्वालिफिकेशन का वो प्रेसिडेंट को रेफर करना चाहिए था, ठीक है, अंडर आर्टिकल 103, ठीक है, विच इज़ नॉर्मल प्रोसीजर फॉलोड देयर। वहाँ पे जो है वो ये प्रोसीजर जो है वो फॉलो होना चाहिए था। द अथॉरिटी टू डिक्लेयर ए सिटिंग मेंबर डिस्क्वालीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कोर्ट्स डिसीजन इज नॉट वेस्टेड इन द लोकसभा सेक्रेटरी। ये जो पावर है ना डिस्क्वालीफाई करने की, ये लोकसभा सेक्रेटरी के पास नहीं है, ठीक है, अगर आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलोगे। उसके बाद
आइदर अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन और दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ना तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो लोकसभा सेक्रेटरी करेगा, और ना ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ये सब लिखा हुआ है। उसके बाद दी पावर इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 103। ये जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है अंडर आर्टिकल 103। दी सिटिंग मेंबर incurs disqualification on being convicted and sentenced to 2 year imprisonment। तो क्या है, अभी आप लोग क्या कीजिए, आपको आगे का मैं समझाता हूँ। आगे लिखा हुआ है कि जो सिटिंग मेंबर्स है ना, इनकर्स डिस्क्वालिफिकेशन ऑन हिज बीइंग कन्विक्टेड एंड सेंटेंस इन टू 2 year imprisonment। तो उसकी जो डिस्क्वालीफाई की जाती है, इनकर्स का मतलब होता है कोई चीज़ मिलना, मतलब उसको जो डिस्क्वालिफिकेशन दी जाती है वो कन्विक्शन के मामले में दी जाती है जब उसको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है, ठीक है। उसके बाद बट ही शैल बी डिस्क्वालीफाइड थ्रू ए डिसीजन बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसका डिसीजन जो है वो कौन लेता है, प्रेसिडेंट को लेना चाहिए, ठीक है। दिस अपीयर्स टू बी द रेशियो ऑफ कंज्यूमर सोसाइटी केस। ये जो मतलब ये जो बोला गया था, ये कौन से केस में बोला गया था, जिसकी हमने पहले बात की, कंज्यूमर सोसाइटी केस में। यहाँ पे जो है वो सीधा सीधा बोला गया था कि ये जो डिसीजन है वो प्रेसिडेंट लेगा, ठीक है। उसके बाद एंड इशू टू रिफ्लेक्ट ऑन, ठीक है, मतलब इशू जिस पे हमको ध्यान देना चाहिए। द लॉ ऑन क्रिमिनल डिफॉर्मेशन नीड्स एंड अर्जेंट रिव्यू। जो ये लॉ है ना डिफॉर्मेशन के ऊपर, इसको भी जो है हमें देखना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी डिफॉर्मेशन कर दी तो आपको तुरंत सज़ा हो गई, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं यार, मतलब पॉलिटिशियन तो कुछ भी बोल देते हैं किसी को भी, ठीक है। तो राहुल गांधी को जो है वो तुरंत आपने सज़ा सुना दी 2 साल की। तो ये जो डिफॉर्मेशन का मामला है ना, इसको भी आपको ध्यान से जो है वो देखना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैनी कंट्रीज सच एज यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैव स्क्रैप्ड इट। बहुत सारी एंट्री कंट्रीज है, स्क्रैप का मतलब होता है खत्म करना, जैसे यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट है, उन्होंने ये जो लॉ है ना डिफॉर्मेशन का, इसको जो है वो खत्म कर दिया है, ठीक है। इंडियाज़ नेबर श्रीलंका टू हैज़ डन अवे विद इट। इंडिया का जो नेबर है ना श्रीलंका, उसने भी इस लॉ को ख़त्म कर दिया है। इट इज़ इंडीड ए सर रियलिस्टिक, ओ सॉरी एक सेकेंड, ये स्लाइड थोड़ा आगे पीछे हो गया यार, एक सेकेंड, हाँ सॉरी आ गया, ठीक है। It is indeed a surrealistic situation where senior political leaders get jailed for making humorous or off the cut-off remarks in the election speeches। ये क्या है, सर रियलिस्टिक है। सर रियलिस्टिक मतलब है जो है वो होता, उसका मतलब होता है रियल नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है, ठीक है। ये क्या है, एक मतलब बैड सिचुएशन है। यहाँ पे जो है वो सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स को जो है वो जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि उन्होंने कुछ मज़ेदार कमेंट किया है, कुछ मतलब किसी का मजाक उड़ाया है या फिर किसी पे कोई रिमार्क किया है इलेक्शन स्पीचेस पे, तो उसके लिए उनको जेल में डाल दिया जाता है। ये जो है वो अच्छा नहीं है, मतलब, ठीक है। उसके बाद इन 1965 द सुप्रीम कोर्ट हैड ड्रॉड द अटेंशन ऑफ द जुडिशियल सिस्टम टू द नीड फॉर ए लिबरल अप्रोच टू रिटोरिकल हाइपरबोलिक और मेटाफोरिक वर्ड यूज्ड बाय द पॉलिटिकल इन इलेक्शन स्पीचेस। तो 1965 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मतलब जो जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारा सुप्रीम मतलब जो है वो अदालतें हैं, उनको क्या बोला था, उनको बोला था कि आपको जो है वो एक क्या करना पड़ेगा, एक लिबरल अप्रोच अपनानी पड़ेगी, ठीक है। रिटोरिकल का मतलब क्या होता है कि अगर आप मतलब किसी के ऊपर ऐसे मजाक ले रहे हो या फिर कुछ कमेंट कर रहे हो, ठीक है, या फिर क्या कर रहे हो, उसके बाद क्या है और हाइपरबोलिक का मतलब यही होता है कि मतलब आप लोग किसी पे जो है वो कमेंट कर रहे हो, किसी को चिढ़ा रहे हो, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो जो कि ज़्यादा मतलब मजाकिया है, मजाक उड़ा रहे हैं या किसी को डिफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, यूज्ड बाय पॉलिटिशियन इन इलेक्शन स्पीचेस। तो इन जो ये जो वर्ड्स है ना, इन पे जो है वो कोर्ट को थोड़ा सा लिबरल होना पड़ेगा, मतलब तुरंत जो है आपको सज़ा नहीं सुना सकते क्योंकि इलेक्शन स्पीचेस में बहुत कुछ जो है वो बोला जाता है और कहा भी जाता है और सुना भी जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है वो चलता है, तो कोर्ट ने बोला था कि हमको जो है वो थोड़ी सी लिबरल अप्रोच अपनानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद द कोर्ट सेड द एटमॉस्फेयर इज यूजुअली सरचार्ज्ड विद partisan feelings and emotions and the use of hyperboles and exaggerated language or the adoption of metaphors and extravagance or expression in attacking one another are all part of the game। तो कोर्ट ने सीधे सीधे बोला था कि ये जो एक दूसरे का मजाक लिया जाता है, ठीक है, एक्सागरेट का मतलब होता है, एग्जैगरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है इलेक्शन में, ठीक है, या फिर कुछ जो है वो एक दूसरे पे अटैक किए जाते हैं, ये जो है वो पार्ट ऑफ गेम है, मतलब ये जो है वो चलता रहता है, इसके लिए आप जो है वो तुरंत सजा मत दीजिए, ठीक है। सो व्हेन द क्वेश्चन इज आर्ग्यूड इन द कोल्ड एटमॉस्फेयर ऑफ ए जुडिशियल चैम्बर सम अलोन्स मस्ट बी मेड एंड इम्बर्ज स्पीचेस मस्ट बी कॉन्स्ट्रूड इन दी लाइट कुल्टर सिंह वर्सेस मोतियार सिंह केस। तो जो है वो क्या बोला गया था कि ये जो क्वेश्चन है जब इस पे जो है वो बहस होगी कहाँ पे, जुडिशियल चैम्बर में, तो क्या है थोड़ी सी जो छूट है, अलाउंस है, वो जो है वो मिलना चाहिए। और इम्पोज्ड का मतलब क्या होता है,
इम्पोज का इम्पोज का मतलब होता है कि जो थोड़ी सी जो छूट है ना, ठीक है, वो क्या है, मिलनी चाहिए। अगर कोई एक दूसरे के ऊपर जो है वो कुछ मतलब बोल रहा है, किसी को डिफेम कर रहा है, तो तुरंत जो है वो उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये कुलतर सिंह वर्सेस जो मुख्तियार सिंह केस हुआ था 1965, उसमें बोला गया था, इन ए मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज़ ए पोटेंशियल रूलिंग पार्टी। तो जब ये जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो क्या होती है, एक पोटेंशियल होता है, उसमें पोटेंशियल रूलिंग पार्टी होती है। सो एवरी पॉलिटिकल लीडर इज एक्सपोज टू द डेंजर ऑफ बीइंग हॉल्ड अप फॉर द डिफॉर्मेशन एंड पुट आउट ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस फॉर लॉन्ग आवर। तो कोई भी जो पॉलिटिकल लीडर है ना, उसको क्या है, वो एक डेंजर में होता है, मतलब एक खतरे में होता है, उसको जो है वो डिफेम किया जाता है, ठीक है, और उसको जो है वो जेल में भी डाला जा सकता है, ठीक है। अगर मतलब ऐसा चलेगा तो कोई भी जो पॉलिटिकल जो लीडर है, अगर उस पर कुछ बोला जाएगा, अगर वो कुछ बोल देगा, तो उसके ऊपर भी जो है वो डेंजर होगा, खतरा होगा कि उसको भी जो है वो डिफॉर्मेशन केस में अंदर डाल दिया जाएगा। पीपल ऑफ मैच्योर डेमोक्रेसीज मस्ट बी एबल टू एंजॉय ह्यूमर विदाउट एनी फियर। तो जो लोग हैं ना, जो हमारी डेमोक्रेसी के, उनको जो है वो सीखना चाहिए कि जो ह्यूमर है उसको इंजॉय करें विदाउट एनी डर, बिना किसी डर के। पीपल मस्ट लर्न टू लॉफ एट देमसेल्व्स, ठीक है। तो लोगों को अपने ऊपर हंसना जो है वो सीखना होगा, अदरवाइज वी विल ऑलवेज बी बिजी सेंडिंग पीपल टू जेल। नहीं तो हम लोग जो है वो जेल भेजने में भी जेल भेजते ही रह जाएंगे, ठीक है, लोगों को, ठीक है। अभी उसने मोदी कम्युनिटी के बारे में कुछ बोला, लेकिन यार डिफॉर्मेशन केस उस पर डाल दिया, 2 साल की सज़ा हो गई। तो यही आथर का बोलना है कि मतलब आपको जो है वो थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो हंसी मजाक में भी लेनी पड़ेंगी। अगर आप लोग तुरंत डिफॉर्मेशन केस डाल दोगे, सज़ा दे दोगे, तो ये जो है वो अच्छा नहीं है डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। फिर तो जो है वो हर मेंबर पे खतरा होगा। तो ये था आज का आर्टिकल, एक एक लाइन को मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। आपको बस मुझे ये बताना है कि जो पावर दी जाती है प्रेसिडेंट को, मेंबर ऑफ लोकसभा मतलब को डिस्क्वालीफाई कौन करेगा, ये जो पावर दी जाती है प्रेसिडेंट को, ये किस आर्टिकल के अंडर में आती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। जिसने पूरा वीडियो देखा होगा उसको पता होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे आपके PDF वीडियो लिंक, ठीक है, और जो हमारा वर्ड मीनिंग का सेशन होता है वो भी आपको लिंक वहाँ पे मिल जाएगा, और भी जो एजुकेशनल वीडियो है वहाँ पे मिल जाएंगे। तो कमेंट पक्का कर देना, फीडबैक कर देना, लाइक कर देना। जय हिंद।